नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 की केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है ये, जो कि आपका 2024 और 2025 के अकॉर्डिंग तैयार किए गए नोट्स हैं। अब इन नोट्सों में हम सिर्फ वही चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपके हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पार्ट है ये आपकी इस बुक का, नाम है इसका विलियन। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग जो इसमें आती है वो है विलियन। विलियन क्या होता है समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, विलियन में दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। नंबर एक हमारा है विलायक, नंबर दो है विलय। ठीक है, अब विलायक क्या होता है, हम कैसे पहचाने कि हमारा विलायक क्या है? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। विलय किसे कहेंगे? विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका है विलियन, मतलब विलायक प्लस विलय, यानी शरबत अगर हम बना रहे हैं क्योंकि वो रेडी हो गया तो इसलिए विलियन है। अब शरबत बनाने के लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है और चीनी कम, तो ज़्यादा चीज़ को हम क्या कहेंगे? विलायक, और कम चीज़ को विलय। ठीक है, तो विलय मतलब अब दोनों चीज़ों को जब मिक्स करेंगे, जैसे मान लो इतना पानी है, ठीक है, और उसके बाद में इतनी थोड़ी सी हमने चीनी ली है, जब इसको हमने मिक्स किया तो ये बन गया विलियन। ठीक है, ऐसे आगे है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रायः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर एक हमारा है तनु विलयन, नंबर दो है सांद्र विलयन। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है इसको समझ लीजिए बच्चों। जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर आप वीडियो को रोक के समझ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो आप मेरे कमेंट में बता दीजिए, हम आपको नोट्स का लिंक भेज देंगे। ऐसा विलयन, तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुली हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक चम्मच चीनी को एक बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन तनु विलयन होता है। कहने का मतलब जिसमें हमारी विलय की मात्रा बहुत कम हो। बहुत कम का मतलब एक बाल्टी पानी में एक चम्मच हम चीनी मिला दें, उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। ठीक है, आगे है हमारा सांद्र विलयन। अगला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कैसा होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक घुली होती है, बहुत अधिक। ठीक है, विलयन में विलय की मात्रा क्या होगी? बहुत अधिक होगी तो वो सांद्र विलयन होगा, बहुत कम होगी तो वो तनु विलयन होगा। ठीक है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, एक बाल्टी पानी में 8 किलो चीनी मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा वो सांद्र विलयन होगा। अब हमने क्या किया? विलय की संख्या को बढ़ा दिया, मतलब अभी एक चम्मच था, आप क्या करा? 8 किलो कर दिया तो सांद्र विलयन हो जाएगा। जब एक चम्मच कर देंगे, बहुत कम कर देंगे तो वो तनु विलयन हो जाएगा। आगे है विलयता के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। इसमें हमारे विलयता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर एक हमारा है संतृप्त विलयन, नंबर दो असंतृप्त विलयन, नंबर तीन अति संतृप्त विलयन। ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें है हमारा संतृप्त विलयन। पहला समझाते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की ओर किसकी तरफ? विलय की ओर मात्रा घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि अभी एक एग्जांपल लें, मान लो हम शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या है, चीनी में कोई चीज़ मिला दें, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अब पानी सिंपल रखें, ठीक है। अब है असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा ना घोली जा सके, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और कोई मात्रा ना घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अगला है अति संतृप्त विलयन। जब संतृप्त विलयन को गर्म करके विलयन की और विलय की मात्रा घोली जाए, तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है बच्चों। जहाँ पर आपको ना समझ में आ रहा हो वहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, और आप अगर फेयर बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। अगला टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता। इसमें है विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। ये बहुत सरल चीज़ें हैं। नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। अब सांद्रता हम व्यक्त करेंगे तो उसमें कुछ विधियां होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्नलिखित विधि है। नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर इसका नाम दूसरा है भार प्रति भार प्रतिशत, ठीक है। फिर अगला दूसरा नंबर है भार प्रति आयतन प्रतिशत। तीसरी विधि है आयतन प्रति आयतन प्रतिशत या फिर आयतन प्रतिशत। तो पहले विधि को देखते हैं, इसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रति भार प्रतिशत। इसको कैसे समझेंगे, देखिए। पूरे यूट्यूब पे सबसे इजी ट्रिक से इसी चैनल पे आपको मिलेगा। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इस हेडिंग को समझिए। विलय पदार्थ की ग्राम में, विलय पदार्थ हमारे किस में हो, ग्राम में हो, वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारा, वो सूत्र आप देख लीजिए, ठीक है। ये रहा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 100, ठीक है। दूसरी विधि है हमारी भार प्रति आयतन प्रतिशत। इसमें विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, अब क्या है, लीटर में हो, ठीक है, उसे भार प्रति आयतन प्रतिशत कहलाते हैं। जैसे इसका एक सूत्र है, उस सूत्र को देख लीजिए, ये बॉक्स में जो बंद किया है। भार प्रति आयतन प्रतिशत बराबर होगा हमारा विलय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन पदार्थ का भार मिलीलीटर में। विलय पदार्थ का भार किस में हो, मिलीलीटर में हो, और गुणा 100 से कर दे, क्योंकि आप प्रतिशत निकाल रहे हैं। तीसरी विधि आयतन प्रति आयतन प्रतिशत या फिर डायरेक्ट आयतन प्रतिशत। इसमें विलय पदार्थ की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। हमारा आयतन प्रतिशत का फार्मूला है, सूत्र है, इसको निकालने के लिए आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। अब आती है कुछ और सूत्रों की बात। जैसे हम आपसे, पहला है हमारा विलयन की सांद्रता तथा अंश मिलियन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। इसका सूत्र होगा जो हमारा होगा वो ये रहा, ppm में सांद्रता विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10⁶, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिलियन है तो मिलियन के लिए 6 जीरो चाहिए होते हैं, इसलिए 10⁶। अब आते हैं अंश प्रति बिलियन, तो ppb हो जाएगा इसमें, ठीक है। ppb का मतलब पार्ट पर बिलियन, ठीक है। सेम सूत्र रहेगा, बस 10⁹ हो जाएगा, क्योंकि बिलियन में हमें जीरो चाहिए होते हैं 9, ठीक है, इसलिए 10⁹ कर दिया। ये आपका सूत्र रहेगा, बहुत इजी है, आपको
जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसमें है विलियन की शक्ति। क्या है? विलियन की शक्ति। तो विलियन की शक्ति को कैसे समझेंगे? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलियन की शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है, विलियन की शक्ति का फार्मूला देख लीजिए बच्चों। विलियन की शक्ति बराबर होता है विलियन का द्रव्यमान ग्राम में, वो भी बटे में विलियन का आयतन ग्राम में। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। इसको कैसे करते हैं देखिए। 1 लीटर विलायक में उपस्थित तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। हमारी जो 1 लीटर विलायक में उपस्थित तुल्यांकी भारों की जितनी भी संख्या होगी उसी की हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं व इसका मात्रक जो होगा हमारा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा हमारा। फिर से सुन लीजिए, इसका मात्रक जो होगा वो होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, इसका सूत्र जो होगा वो ध्यान रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मलता का बराबर मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटा आयतन लीटर में। आयतन जो होगा इसका हम लोग लीटर में कन्वर्ट करके लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, ध्यान से पढ़िए, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या फिर ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। इसका सूत्र आपका मोलरता बराबर ग्राम प्रति अणु भार बटा आयतन लीटर में। ठीक है, अब क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसका नाम है मोललता। क्या है नाम? मोललता। अब मोललता को आप कैसे पहचानेंगे देखिए। 1 लीटर विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। याद रखिए, आपको जो है यहाँ पर हमारा नॉर्मलता में तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और यहाँ पे मोललता को मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोललता। मगर किस में मोलों की संख्या? बिलियन में। किस में? बिलियन में। अब मोललता में क्या है? 1 लीटर विलायक में। ध्यान रखिए, आप ये मत कहना सर एक जैसे लिखा दिए। 1 में बिलियन है, जिसमें बिलियन है उसमें उसे मोलरता कहेंगे और जिसमें विलायक होगा उसे मोललता कहेंगे। ठीक है, तो विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम अणु प्रति किलोग्राम होगा। अणुभार जो इसका सूत्र जो निकलेगा बेटा वो होगा आपका मोललता स्मॉल m बराबर ग्राम प्रति अणुभार, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में। ठीक है, क्या होता देखिए, विलायक में या विलायक के 1 किलो में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होता है। ध्यान से सुनिए, विलायक के 1 किलो में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलियन का जो है मोलल विलियन कहते हैं। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, आप खुद भी पढ़ लीजिए। विलायक के 1 किलो में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलियन को मोलल विलियन कहते हैं। ठीक है, जब 1 किलो विलायक होगा और उसमें हमारा 1 मोल उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलल विलियन कहते हैं। ठीक है, यहाँ अब इसको संबंध को हम सत्यापित करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर जो है कैपिटल N बराबर कैपिटल M इंटू N। ठीक है, ये होता है हमारा संबंध। अब यहाँ पर जहाँ पर जो है आपका कैपिटल N जो है वो सामान्यता जो है हमारा नॉर्मलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या दिखा रहा है? नॉर्मलता को। ठीक है, उसके बाद में जो कैपिटल M है वो हमारा दिखा रहा है मोललता को।
या मोलरता, ठीक है, मोलरता को, ठीक है। और स्मॉल n जो है वो हमें दिखा रहा है समकक्षों की संख्या, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट है और इसको समझ लीजिए, ये चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है मोल प्रभाज या मोल अंश। किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माना लिखा है, माना विलयन में या विलय में मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N, उसके बाद में तथा विलायक में मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N हो तो क्या होगा हमारा, लीजिए यहाँ पर जो है हम विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए सूत्र बता रहे हैं आपको। विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए होगा हमारा, विलय में मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से लिखेंगे और कुल मोलों की संख्या को हम लिखेंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब कैपिटल N क्या है और स्मॉल n क्या है वो हमने ऊपर आपको माना करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा विलायक में मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, जब हमें विलायक में निकालना होगा तो हम निकालेंगे विलायक में मोलों की संख्या कैपिटल N बटे कुल मोलों की संख्या यानी हमारा स्मॉल n और प्लस कैपिटल N हम प्लस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। अब आपका पढ़ाते हैं झिल्ली, ठीक है, झिल्ली समझाते हैं। झिल्ली क्या है, हमारी कितने प्रकार की झिल्लियाँ यहाँ पर हमें कक्षा 12 में पढ़नी है। तो पहले झिल्ली टॉपिक को समझ लेते हैं। किसी विलयन में बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे झिल्ली कहते हैं, ठीक है। जब बड़े आकार के कण होते हैं हमारे, जब हम उसको छान कर अलग करते हैं तो छानने के लिए हम लोग घर में जैसे इस्तेमाल करते हैं छन्नी, और यहाँ पर लैब में क्या होता है, झिल्ली इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो झिल्ली हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली, छानने के लिए, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं झिल्ली के प्रकार। कक्षा 12 में आपको जो है 3 प्रकार की झिल्लियाँ पढ़नी है, ठीक है। तो झिल्ली जो है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारा अपरागम्य झिल्ली, नंबर 2 परागम्य झिल्ली, नंबर 3 अर्ध परागम्य झिल्ली। तो पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं अपरागम्य झिल्ली क्या होती है। ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलय व विलायक दोनों अणुओं को जाने नहीं देती है उसे अपरागम्य झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी झिल्ली जो अपने आप में से विलय व विलायक दोनों को ही ना जाने दे उसे क्या कहेंगे, अपरागम्य झिल्ली कहेंगे, ठीक है। अब परागम्य झिल्ली हम किसे कहेंगे, ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलय और विलायक दोनों अणुओं को जाने देती है उसे परागम्य झिल्ली कहते हैं। अब जो दोनों को जाने ना दे, विलय और विलायक को जाने ना दे तो उसे कहेंगे अपरागम्य झिल्ली। और जो हमारे दोनों को जाने दे, दोनों का मतलब विलय और विलायक दोनों को ही जाने दो, उसे कहेंगे परागम्य झिल्ली। अब तीसरी झिल्ली की बात करते हैं जिसका नाम है अर्ध परागम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलायक के अणुओं को जाने या आने देती है परंतु विलय के अणुओं को आने जाने नहीं देती है, ऐसी झिल्ली को अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। कहने का मतलब, हमारी मान लो एक झिल्ली है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, बिहेव कर रही है कि विलायक के अणुओं को तो जो है आने और जाने दोनों दे रही है, ठीक है, परंतु उसे विलय से नफरत है। विलय के साथ क्या कर रही है, विलय को ना आने दे रही है और ना ही जाने दे रही है, तो वो विलय की दुश्मन है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि विलय को नहीं आने जाने दे रही है, विलायक को आने जाने दे रही है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्या है, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयन किसी अर्ध परागम्य
झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु आने जाने लगते हैं। इस घटना को ही परासरण कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए बच्चों वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे चलते हैं। परासरण के प्रकार। परासरण के हमारे दो प्रकार होते हैं। नंबर एक अंतःपरासरण। अंतःपरासरण के नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो अंदर से होता हो परासरण। बाह्य परासरण जो बाहर के जरिए होता हो। अब अंतःपरासरण को आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा? जब परासरण की प्रक्रिया अंदर की ओर होती है इसे अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, चना या किशमिश का जल में फूल जाना। क्या है, सूखे हुए चने और किशमिश को हम पानी में डालें तो वो क्या करते हैं, फूल जाते हैं। अब इसी को क्या होता है, वो फूलने का मतलब अंदर से क्या है, बाहर की तरफ हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, तो अंदर की जो है, अंदर की ओर से प्रेशर लग रहा है, तो इसे कहेंगे अंतःपरासरण। ठीक है। बाह्य परासरण क्या होता है, जब परासरण की प्रक्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है, मतलब बाहर से प्रक्रिया हो अंदर की तरफ असर डाले, तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा है, अंगूर का पिचक जाना। ठीक है, अब अंगूर हट्टा खट्टा हो, ठीक है, नया हो, अब क्या हो, अंगूर वो पिचक जाए। ठीक है, तो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ इस पे फर्क पड़ा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे बाह्य परासरण। ठीक है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब आपको समझाते हैं विसरण। ठीक है, अब विसरण को देखिए। विसरण को गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाला फैलाव विसरण कहलाता है। जैसे फूलों से सुगंध का निकलना, जैसे फूल महकते हैं, अब फूलों का महकना क्या है, विसरण है। क्या है, विसरण की प्रक्रिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है, विसरण तथा परासरण में अंतर। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 ही दिए हैं। इधर वाली लाइन में हम बताएंगे विसरण, इधर वाली लाइन में हम बताएंगे परासरण। ठीक है, तीनों ले आते हैं स्क्रीन पे आपकी। नंबर 1, विसरण में, विसरण की प्रक्रिया गैसों में होती है। उधरी परासरण में, परासरण की प्रक्रिया भिन्न सांद्रता के द्रवों में होती है। विसरण में यह क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। परासरण में यह क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। विसरण में तीसरा पॉइंट, विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परासरण में, परासरण के लिए अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है। परासरण दाब वह न्यूनतम दाब जिसे अर्धपरागम्य झिल्ली पर अध्यारोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, इसे परासरण दाब कहते हैं। कहने का मतलब, वह न्यूनतम दाब, जैसे कि कोई अर्धपरागम्य झिल्ली पर हम प्रक्रिया करा रहे हैं, कोई क्रिया करा रहे हैं, और उस पर हम कोई प्रेशर लगा के उस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश, या फिर उसका ताप हम घटा देते हैं दाब लगाकर, तो उससे उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब के नियम, अब इनके 2 नियम हैं जो कि हमारे 2 साइंटिस्ट ने दिए थे। एक का नाम था बॉयल, दूसरे का नाम था चार्ल्स। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से हम लोग जानते हैं। पहले नियम है हमारा बॉयल बॉन्ड हाफ का नियम। ठीक है, दूसरा है चार्ल्स बॉन्ड हाफ का नियम। तो आपको इसमें बताते हैं बॉयल बॉन्ड हाफ का नियम। इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कैपिटल P तो हमने आपको बता दिया परासरण दाब। ठीक है, समानुपाती किसके है, सांद्रता, कैपिटल C सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है परासरण दाब समानुपाती होगा किसके, सांद्रता के। ठीक है, अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग K ले लेंगे, अब बराबर लगा देंगे। ठीक है, और K क्या है,
जहाँ पर के एक स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक है मतलब के का जैसे मान चाहिए वैसा हम रख के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चार्ल्स बॉन्ट-हाफ का नियम क्या कहता है, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। उन्होंने सांद्रता के ऊपर दिया था, किसने, बॉयल ने, और चार्ल्स ने टेम्परेचर के ऊपर दिया है। ठीक है, तो इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर जो है हमारा कैपिटल P जो है परासरण दाब है और कैपिटल T जो है वो परम ताप है। ठीक है, और समानुपाती का नियम या फिर सिंबल। अब यहाँ पर जो है समानुपाती को जब हम हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे उस, और के क्या है, एक नियतांक यानी स्थिरांक है। ठीक है, अब आते हैं आदर्श विलयन का समीकरण पे। अब आदर्श विलयन का समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी करना होगा, चलिए देखते हैं। बॉयल बॉन्ट-हाफ तथा चार्ल्स बॉन्ट-हाफ के नियमों को संयुक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विलयन का समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब बॉयल बॉन्ट-हाफ का नियम और चार्ल्स बॉन्ट-हाफ के नियम को जब हम लोग संयुक्त करें, जोड़ें, तो जो जोड़ने पर समीकरण निकलेगा उसी को हम आदर्श विलयन का समीकरण कहेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बॉयल बॉन्ड का नियम ले लेते हैं हम लोग। बॉयल बॉन्ड का नियम क्या कहता है, बॉयल बॉन्ड का नियम जो है हमारा कहता है कि P समानुपाती C। ठीक है, मतलब परासरण दाब समानुपाती होगा उसकी सांद्रता पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे में हम लोग करते हैं चार्ल्स का बॉन्ट-हाफ का नियम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि परासरण दाब समानुपाती होगा परम ताप के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, आदर्श विलयन के समीकरण में कह रहा है इन दोनों को संयुक्त करो। क्या करो, संयुक्त करो। ठीक है, तो संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर। ठीक है, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक ही बार लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमारा P क्या है, एक ही जैसे हैं तो P को ले लेते हैं, परासरण दाब दोनों में ही है, और समानुपाती दोनों ही जगह है तो एक बार कर लेते हैं। और C यानी C मतलब हमारा विलयन की सांद्रता, और T मतलब विलयन का परम ताप। तो यहाँ पर C और T अलग अलग हैं तो उनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, संयुक्त मतलब इस तरह से संयुक्त होगा। उसके बाद में हमारा P बराबर कैपिटल RCT। अब कैपिटल R हमने जो है समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पर लगाया है कैपिटल R। यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखोगे, जहाँ कैपिटल R आदर्श गैस स्थिरांक है। ठीक है, फिर आगे P बराबर R, यहाँ पर C का मान, सांद्रता का मान रख देते हैं। किसका, सांद्रता का मान रख देते हैं। वो मान है हमारा N/V, और फिर T यहाँ पे लिख भी लो, चूँकि C का जो मान है वो है N/V। ठीक है, आगे जो है V की मल्टीप्लाई हो जाएगी P से, क्योंकि वो इक्वल टू उधर जाएगा। BP बराबर RNT। ठीक है, ये जो समीकरण निकल के आई यही आदर्श समीकरण है। यहाँ पे लिख दो, यही आदर्श विलयन का समीकरण है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से बहुत इजी ट्रिक से हमने आपको समझाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला टॉपिक है हमारा परासरण दाब। कौन सा है, परासरण दाब। परासरण दाब में क्या है, जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके ATP के बराबर होता है तो इस दाब को बाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब
किसी विलयन को हम लेते हैं और उसके परासरण दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो इस प्रकार के दाब को हम बाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अगला है हमारा समदाबी विलयन। समदाबी विलयन क्या होता है, देखिए सामान्य ताप पर जिन विलयनों के बाष्प दाब समान होते हैं, सामान्य ताप पर जिन विलयनों के बाष्प दाब समान होते हैं उसे समदाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर बाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, कुछ लोग इसको बाष्प दाब का अवनमन कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम है, बाष्प दाब का अवनमन या फिर बाष्प दाब अवनमन का कोण। ठीक है, तो इसको देखिए बच्चों, जब भी किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, ठीक है, विलायक में एक अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तब विलायक के बाष्प दाब में कमी आती है। विलायक के बाष्प दाब में आने वाली इसी कमी को ही बाष्प दाब में अवनमन या फिर बाष्प दाब में अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक समीकरण हमारी निकल के आएगी, वो है डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। अब पी नॉट क्या है यहाँ पर हमारा, भी हमने नीचे लिख दिया आपका, पी नॉट है हमारा विलायक का बाष्प दाब, अब पी एस जो है वो हमारा है विलयन का बाष्प दाब। ठीक है, अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा बाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ऐसे ही हमारा आगे है मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा अणुभार में संबंध। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे आपका आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको मैंने साइड में दे दी हैं, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से घर पर देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपकी पूछी जाती है, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग डेल्टा टी बी से दिखाते हैं। डेल्टा टी बी बराबर टी माइनस टी नॉट। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर हमने बताया है कि टी का मतलब है विलायक का क्वथनांक और टी जीरो का या टी नॉट का मतलब है विलयन का क्वथनांक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिमायक का अवनमन। किसी विलायक में विलय पदार्थ को घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली कमी को उस विलायक के हिमांक का अवनमन कहते हैं। जिसमें हम घोलें, ठीक है, किसी विलायक, हम मान लो हमने विलायक लिया, उसमें विलय डाला, विलय डालने पर हमारा जो है विलायक के क्वथनांक में कमी आ गई और उसी कमी को हम लोग क्या कहेंगे, उस विलायक का हिमांक का अवनमन कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी नॉट माइनस डेल्टा एस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहा है, टी नॉट का मतलब है हमारा विलायक का हिमांक और टी एस का मतलब है विलयन का हिमांक। ठीक है, आगे हमारा एक सूत्र भी काम आएगा जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, हिमांक का अवनमन व अणुभार में संबंध। तो आप ये सूत्र लिख दीजिए और उसमें क्या क्या, इसमें जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, वो क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये उसको समझा दीजिए, वो आपको पूरे 2 नंबर दे देगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए या जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करिए, आणविक अवनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। ठीक है, कैपिटल एम बराबर 100 के डब्लू बटे डेल्टा टी डब्लू। ठीक है, और जहाँ पर हमारा जो है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि ये सूत्र है, और इसमें जो एम स्मॉल और के और डेल्टा टी और कैपिटल डब्लू और कैपिटल एम क्या क्या है वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हेनरी का नियम पे। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हेनरी के नियम में, ठीक है, हेनरी का नियम, इसमें इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक
कि एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब को समानुपाती होती है। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अब जो है स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान एकांक द्रव्यमान के हम लोगों ने ले लिया है कैपिटल W। ठीक है, और यहाँ पर दाब को हम लोगों ने ले लिया है कैपिटल P, और समानुपाती है तो हमने समानुपाती का निशान लगा दिया, सिंबल लगा दिया। और समानुपाती का सिंबल हटाने के लिए यहाँ पर हमने जो है कैपिटल KH ले लिया। ठीक है, और KH क्या है हमारा, यहाँ पर हमने साइड में लिखा है, जहाँ KH एक स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब KH को हमने बराबर में रोक लिया है। ये P जो है आपका गुणे में है, इधर जाएगा बटे में आ गया, इसको सीधा करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा हेनरी का निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपको बोर्ड में पूछा जाता है, एक चीज़ और पूछते हैं बोर्ड में, उसका नाम है हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, हमने 3 बता दी, वो आपसे 2 ही पूछता है। ठीक है, तो आपकी पहली सीमा जो होगी वो होगी गैस दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी है विलायक गैस की आणविक अवस्था नहीं बदलना। ठीक है, जो आणविक अवस्था उसकी है वैसी रखो, उससे छेड़छाड़ बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई हमारी। अब एक चीज़ और आपसे पूछता है, उसका नाम है हेनरी के नियम का उपयोग, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इस नियम का। ठीक है, तो 2 ही पूछते हैं, 2 ही बताते हैं। इसका उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण को ले जाते हैं, उसको बनाने या उसको तैयार या मिक्सअप करने के लिए इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अपेक्षिक अवनमन को समझने के लिए यहाँ पर सबसे इजी ट्रिक मैंने आपको दी है। किसी विलयन के बाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे हम लोग डेल्टा P/P0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा P/P0 को हम लोगों ने डेल्टा P का जो है मान रख दिया। डेल्टा P का मान क्या था सूत्र में, P0 - PS। ठीक है, अब P0 को बटे जो है वहाँ पर P0 का P0 ही रखा। ठीक है, अब चलते हैं राउल्ट के नियम पे। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, इसे राउल्ट का नियम भी कहते हैं। जैसे कि अपेक्षिक नियम जो हमने पीछे पढ़ा था ये रहा। ठीक है, और हमारा जो है मोल प्रभाज का नियम ये रहा। जब ये दोनों चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, राउल्ट का नियम कहते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं हमारी 2 पूछी जाती हैं, हमने आपको 3 दे दी हैं। ठीक है, जो कुछ इस तरह से, नंबर 1 यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, सांद्र विलयन पे नहीं, किस पे लागू होगा, तनु विलयन पे। नंबर 2 यह अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ठीक है, वाष्पशील पर नहीं, अवाष्पशील पदार्थ पे लागू होगा विलयन पे। ठीक है, नंबर 3 यह विद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक आणविक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, इसको समझिए। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल k से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, अब यहाँ पे क्या हो रही थी कमी, यहाँ पर क्या हो रही वृद्धि। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बच्चों। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर हिमांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल के बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे या समझेंगे, इसको देखिए। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल के एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब टॉपिक है हमारा अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन क्या होता है, देखिए। समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, 2 विलयन हम लेते हैं, और जिस विलयन का ताप जो है सामान्य अवस्था में टेम्परेचर जो है अधिक हो जाए, परासरण दाब क्या हो जाए, टेम्परेचर पर अधिक हो जाए, ऐसे विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। अंतःपराशरी विलयन पूछा जाता है तो ये भी देख लीजिए। समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम हो जाता है, ठीक है, एक अधिक हो जाएगा तो अति बोला जाएगा, अति पराशरी बोला जाएगा, कम हो जाएगा तो अंतःपराशरी विलयन कहेंगे इसे, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस लेसन का हमारा बॉन्ट-हाफ गुणांक पूछते हैं 2 नंबर में। तो बॉन्ट-हाफ गुणांक को आप कैसे समझ लीजिए, देख लीजिए। किसी विलयन में प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को ही बॉन्ट-हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फार्मूला हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा, स्मॉल आई इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म। इसको अनुपात में लिख दिया हमने, यही चीज़ हमारा बॉन्ट-हाफ गुणांक कहा जाएगा। नोट बिंदु है इसमें, इसका मान 1 से कम होना चाहिए, यानी दशमलव में आएगा, माइनस में नहीं, ये दशमलव में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लेसन आपका केमिस्ट्री का लेसन जो है 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरे नोट्स पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते तो अच्छी बात है। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप क्या करें, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, आप मेरे चैनल के जो है अबाउट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अबाउट में। अबाउट में जाने पर आपको 3 लिंक मिलेंगे। जो पहला होगा वो FB का होगा, FB पे हम लोग क्या क्या करते हैं। नंबर 2 पे जो है हमारा इंस्टाग्राम का होगा, ठीक है, उस पर हमारी क्या एक्टिविटीज़ कोचिंग की चल रही हैं। और तीसरे पे है व्हाट्सअप चैनल, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आप कमेंट करेंगे, वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा और आपको वहाँ पर सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिस लेसन के आपको चाहिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।